लोग बाग मेरे वीडियो देखते हैं क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, पुस्तकों में होता नहीं है, इसलिए बहुत सारी शंकाएं स्वभाव आना बड़ा स्वाभाविक है। तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मेरे से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दर्शक ने एक प्रश्न किया है, उसका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो मैं इसको हिंदी में यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। बहुत ही ज्ञानवर्धक और सीखने योग्य वीडियो है। इनका प्रश्न है कि क्या इनफर्टिलिटी मतलब स्त्रियों में जो हम बांझपन कहते हैं और पुरुषों में बच्चा ना पैदा करने की क्षमता, ये सब मानसिक समस्याएं हैं। तो ये मेरा कोई वीडियो इन्होंने देखा जहाँ ऐसा कुछ मैंने बताया होगा, तो उसका क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए इन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से किया है। अब हम लोग मेडिकल साइंस को बहुत बहुत ज़्यादा विकसित मेडिकल साइंस समझते हैं, जबकि असलियत में ये इतना विकसित है नहीं। विकसित होने के लिए सबसे पहले हमको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तब उस पर ऐसे तो जैसे बिना नींव की बिल्डिंग होती है तो वो बहुत मजबूत नहीं होती है। इसी तरह जो हमारी मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो बिना नींव की बिल्डिंग के समान है। उसमें जो बेसिक है इंसान में, कि इंसान की रचना क्या है, किस तरह से वो बना है, कौन सी शक्तियाँ उसको चलाती हैं, कौन सी शक्तियाँ उनको हेल्दी रखती हैं और किन शक्तियों में खराबी आने के कारण इंसान बीमार हो जाता है और किस हद तक वो बीमारी हमारे शरीर में विकसित हो सकती है, किस हद तक वो बीमारी रहती है, यानी इसी जन्म में इलाज कराने से ख़त्म हो जाती है या फिर अगले जन्म में भी वो बीमारी हमारे साथ ही जाती है। तो ये सब बातें हमारी मेडिकल साइंस बिल्कुल भी जानती नहीं है। जब जानती नहीं है तो उसको इलाज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो ये हमारा शरीर है, क्योंकि डॉक्टर कैंट ने एक लेक्चर में कहा है कि वी हैव टू राइट ए न्यू फिजियोलॉजी एंड न्यू एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में नया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है वो तो बन गया। अब उसी को स्टडी करके हमें उसकी एनाटॉमी लिखनी है, किस तरह काम कर रहा है इसी को समझ के हमको फिजियोलॉजी लिखनी है। तो नया तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने क्यों कहा? इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी सूक्ष्म गहरी बातें जानते थे जिसका वर्णन उन्होंने अपने मैट्रिया मेडिका या फिलॉसफी में नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा इशारा उन्होंने किया है। ऐसे ही डॉक्टर हैनुमान ने भी बहुत सारी चीज़ों के इशारे किए हैं, विस्तृत ज्ञान नहीं दिया है। तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ बीच बीच में देने की। अब सबसे पहले हमारा शरीर है। ये शरीर जो विकसित हुआ अमीबा से लेके धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स में अलग अलग स्पीसीज के माध्यम से विकसित होते हुए आज फुल्ली ग्रोन ह्यूमन बीइंग बन गया है। तो कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। इसका मतलब है कि जो एक अमीबा है उसके बाद कुछ और स्पीसीज बनी, फिर और बनी, फिर और स्पीसीज, यानी 84 लाख अलग अलग स्पीसीज में बदलते हुए आज मानव के रूप में हम विकसित हुए हैं। जितनी भी ये 84 लाख योनियों में से गुजरे हैं हम लोग, उसका कुछ ना कुछ माइनर सा इम्प्रिंट आज भी हमारे अंदर मौजूद है। जैसे कुछ तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनको मेडिकल साइंस कहती है, उसके रूप में हम देख सकते हैं। जैसे हम शुरुआत हुई थी लाइफ की यूनिसेलुलर ऑर्गन के रूप में, अमीबा वगैरह, तो आज उनका सूक्ष्म रूप हम अपने वाइट ब्लड कार्पोसेल्स के रूप में देख सकते हैं।
तो ऐसे अलग अलग जीवों का अलग अलग रूप आप हमारी बॉडी में देख सकते हैं। कुछ इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि वो हमारे को भौतिक स्तर पे नहीं दिखते हैं, पर उनको हम सूक्ष्म मानसिक स्तर पर देख सकते हैं। जैसे हमारा बर्ताव, एक इंसान है जो हर योनि की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे वो स्वामी भक्त होके कुत्ते की तरह बिहेव कर सकता है, जेलसी में आके वो सांप की तरह बदला ले सकता है, अगर वो निडर हो जाए बहादुर तो शेर की तरह दहाड़ सकता है, और बिच्छू की तरह डंक भी मार सकता है ऐसे, और गधे की तरह मूर्खतापूर्ण बर्ताव भी कर सकता है। तो ये सब क्वालिटी उसमें कहाँ से आई हैं? तो ये जो योनियों में से गुजरा है उनकी सूक्ष्म गुण इसके अंदर मौजूद हैं। वो चोरी कर सकता है, अलग अलग जैसे जानवर हैं हमारे, लोमड़ी है और लकड़बग्गा है, ये सब चुरा के खाते हैं। गंदगी खा सकता है, जैसे कौवा वगैरह ये गंदगी खाते हैं। जैसे कुछ भी इस किस्म की ये सटल चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अब इनका हम कोई आजकल सिग्निफिकेंस समझते नहीं है। अब ये जब होता रहा, विकसित होता रहा, अलग अलग देवी देवता गुरु दुनिया में आते रहे, तो वो क्यों आते थे? वो एक स्पीसीज को उससे हायर स्पीसीज में इवॉल्व कराने के लिए आते थे, जबकि ऐसा किसी को मालूम था नहीं। तो इसका मतलब है कि उन देवी देवताओं के जो गुण थे वो हमारे अंदर स्थापित हो जाते थे। जैसे श्री राम आए तो श्री राम ने मर्यादाएं सिखाई, श्री कृष्ण ने लीला सिखाई, दुर्गा माँ ने हमको निडर होना सिखाया, शिव जी ने हमारे को डिटैचमेंट सिखाया, निर्लिप्तता सिखाई। ऐसे अलग अलग देवताओं ने अलग अलग समय पे, गुरुओं ने हमको ज्ञान दिया, अलग अलग समय पे ये सब होता रहा। ये हमारे शरीर में डिफरेंट चक्र, जिनको हम चक्र अलग होते हैं, और जो प्लेक्सिस हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में, वो अलग होते हैं। अब प्लेक्सिस जो है नर्वस सिस्टम में, वो एक किस्म का जो एनर्जी आती है, यानी जिस हिसाब से वो चलते हैं, जिस एनर्जी के कारण चलते हैं, वो एनर्जी जिस जगह से आती है उसको हम चक्र बोलते हैं। जैसे हमारा हृदय है, तो स्टर्नम बोन में जो सूक्ष्म चक्र है, जो दिखता नहीं है, मेडिकल साइंस से देख नहीं सकते हम किसी भी तरीके से उसको, तो उसको कार्डिक प्लेक्सिस तो हो गया, हार्ट चक्र हो गया। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो चक्रों को हम देख नहीं सकते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म रूप पे एनर्जी के लेवल में होते हैं, पर उनका जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है प्लेक्सिस, उसको हम देख सकते हैं मेडिकल साइंस के द्वारा। अब जो चक्र है, जिस देवी देवता के गुण हमारे अंदर हैं, वो अगर चलता रहेगा ठीक, तो उसमें वो चक्र की एनर्जी फ्लो ठीक रहेगा, और उस ऑर्गन को जिसको भी वो सप्लाई कर रहा है, उस ऑर्गन की कार्य प्रणाली भी ठीक रहेगी। तो जब जब उसमें खराबी होगी तब तब गड़बड़ होगी। अब जैसे मान लो आज हम 86 लाख चक्रों, योनियों, 84 लाख योनियों की बात नहीं कर रहे इस वक्त। अब मैं मोटे मोटे आपको ये बताता हूँ कि हम कहते हैं कि 35 करोड़ देवी देवता हमारे शरीर में होते हैं। तो यानी 35 करोड़ की अलग अलग एनर्जी हमारे शरीर में कार्य करती है। तो इतना सारा हम न याद समझ सकते हैं, न याद कर सकते हैं, न जान सकते हैं। तो लेकिन मुख्य 7 चक्र हैं जो आम समाज में भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। 3 नाड़ियाँ हैं। पहले चक्र पे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो इनके अलग अलग देवी देवता मौजूद है हमारे शरीर में। अब अगर जो सबसे निचला चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, जिसमें 4 पेटल्स होते हैं और जो पेल्विक प्लेक्सिस को चलाता है। अब क्योंकि 4 पेटल्स हैं तो इसमें 4 अलग अलग कार्य इसके होते हैं।
तो उनमें से एक कार्य होता है सेक्स को कंट्रोल करना या सेक्स को संचालित करना ठीक ढंग से। अब तो सेक्स की जो भावना आती है, आपके मन में थॉट आया, अब उसी इसके अलावा इससे पहले कुछ और समझना होगा कि जो ये चक्र है श्री गणेश जी इसके ऊपर मौजूद होते हैं, यानी वो इसको कंट्रोल करते हैं। अब यही श्री गणेश बाद में ईसा मसीह के रूप में अवतरित हुए थे, जो हमारे छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि आपकी आँख में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी इतना ज़्यादा पवित्र आपका मन होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति लालसा ना हो, यानी आप सिर्फ उस चीज़ को देखें, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना करें, उसको जस्ट एंजॉय करें। और वही श्री गणेश थे। नीचे जो भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल बच्चे हैं, अबोध हैं, तो इसका मतलब है कि सेक्स की जो एक्टिविटी है वो अबोधिता में ही होती है। अब जब हम मानसिक रूप से ये कार्य करते रहते हैं, जैसे कोई ब्लू फिल्म देखना या किसी स्त्री को देख के मन ही मन उसके प्रति इस किस्म की भावनाएं करना, तो इसको कहा जाता है मेंटल सेक्स। जब इस किस्म का हम बर्ताव रखते हैं। और तीसरा होता है कि आर्टिफिशियली सेक्स करना, मतलब मेंस्ट्रुएट करना, टॉयज यूज करना। तो हमारा जो सेक्सुअल पावर है, जो फिजिकल सेक्सुअल पावर है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और फिर हमारे को लॉस ऑफ इरेक्शन या डेफिशिएंसी ऑफ इरेक्शन या अर्ली इजैकुलेशन या नो डिज़ायर टू हैव सेक्स, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और अगर यही और गहराई में हो, यानी हमारा इंटेंशन शुरू से ही या पिछले जन्मों से ही ऐसा चला आ रहा है सेक्स के को गलत ढंग से लेने का, तो फिर हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें खराबी आती है। तो कुछ में स्पर्म नहीं बनते, लेडीज़ में ओवाज नहीं बनते, डिफॉर्म बनते हैं, किसी की नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो वहाँ से इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो शुरुआत तो ये मन से ही होती है। अब इतने चीज़ को छोड़ दें और इससे आगे चलें, जो बिल्कुल इसी जन्म की अगर हम बात करें, तो हमारा एक चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र। उसका कार्य होता है कि जो हम सोचते रहते हैं 24 घंटे, जो उससे ब्रेन की सेल्स ख़त्म होती हैं, उन ब्रेन सेल्स को रिप्लेस करता है। यानी जो स्वादिष्ठान चक्र पेट में है, दूसरा चक्र है, तो जो फैट है हमारे एब्डोमेन में, उस फैट सेल्स को कन्वर्ट करता है, यानी उनका एवोल्यूशन करता है और हमारे ब्रेन में पहुंचा देता है, उनको ब्रेन सेल बनाकर। तो इस तरह वो ब्रेन सेल रिप्लेस होती रहती हैं और ब्रेन हमारा अच्छा रहता है। और यही ऑर्गन, यही चक्र हमारे लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, यूट्रस और नीचे टेस्टिस वगैरह को भी संचालित करता है। अब अगर हम सारा दिन सोचने में लगे रहेंगे, तो इसके जो दो काम है, एक तो इन ऑर्गन्स को देखना और दूसरा ब्रेन की सेल्स को बनाना। तो अगर हम सोचते रहेंगे सारा दिन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे प्लानिंग करना, टेंशन करना, तो हमारा ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे घटने लगेंगी। तो स्वादिष्ठान चक्र की सारी शक्ति ब्रेन सेल्स को बनाने में चली जाएगी। तो इसके जो दूसरे काम है, जो दूसरे ऑर्गन्स जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखभाल करना, तो वो फिर छूट जाती है। इसीलिए फिर हमारे अंदर जन्म लेती हैं कुछ भयंकर बीमारियां, जिसमें से एक है डायबिटीज़ और लेडीज़ में यूट्रस की खराबियां, यानी उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो आपने देखा होगा जितनी
थोड़ा सा ऊपर की एज हो जाती है 35-40 के बीच की, तो उसमें ये लेडीज़ बच्चे नहीं पैदा कर पाती हैं, या जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जिनका सारा काम मेंटल वर्क होता है, जो फ्यूचरिस्टिक होती हैं, भाग दौड़ करती हैं, उनमें भी ये यूट्रस की समस्याएं होती हैं। या तो उनको अबॉर्शंस हो जाते हैं, या उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर उनको ओवा ही बनना बंद होकर मेल कैरेक्टर डेवलप शुरू हो जाते हैं। तो ये, और ऐसे में वो लिबिडो जो सेक्स डिज़ायर है वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जो बहुत पढ़े लिखे कपल्स होते हैं उनमें आम तौर पे ये सब करने की क्षमता रहती नहीं है। वो सिर्फ साथ रहते हैं पर ये सब कर नहीं पाते हैं, ना उनका दिमाग जाता है इधर, क्योंकि ये दोनों ही क्षमताएं उनकी बॉडी से ख़त्म हो गई, तो इनफर्टिलिटी अपने आप ही आ गई। तो इस तरह हमको अब मेडिकल साइंस क्योंकि इन सब बातों को जानती नहीं है, तो इसलिए उसके पास इन सब का इलाज भी नहीं होता है। होम्योपैथी भी नहीं जानती है, तब उनसे साथ भी नहीं होता है। अब मैं क्योंकि स्पिरिचुअल हूँ, अध्यात्म मैंने पाया हुआ है, कुंडलनी मेरी जागृति है, तो इससे सूक्ष्म ज्ञान मुझको है और धीरे धीरे ये और विकसित हो रहा है। तो इस तरह मैं इन सब बातों को आपको समझा पाता हूँ। तो अगर हम लोगों को स्ट्रांगली सेक्सुअल डिजायर रखनी है, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी अगर हमारा ध्यान इन हमेशा सेक्सुअल थॉट में नहीं रहेगा, तो जब फिजिकली हमें करना होगा उस वक्त हम बहुत पावरफुली इसको लंबे ड्यूरेशन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका इलाज हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, मरीज हैं जो इनकी समस्या होती है अर्ली इजैकुलेशन या लॉस ऑफ इरेक्शन या वीक इरेक्शन। तो उनको एक ही सलाह होती है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल इस एक्शन से हटा लें, यानी मेंटल सेक्स ना करें, तो फिर फिजिकली सेक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, मेडिकल स्तर पर इस समस्या का समाधान और कॉज बताए हैं। अब क्योंकि हम लोगों का होम्योपैथिक फील्ड है, तो जब ये वीडियो लोग देखेंगे तो सब उससे फिर मेडिकल दवाई भी पूछेंगे मेरे से कि आखिर हम होम्योपैथी में कौन सी दवाई दे सकते हैं। तो होम्योपैथी में दवाई इस काम के लिए नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन जो भी पेशेंट का, जो इंसान का जो इलाज कराना चाहता है, इस समस्या से जूझ रहा है, उसका जो भी मेंटल स्टेट होगा उस वक्त के लिए इस समस्या से जुड़ा हुआ, तो उसके आधार पर हम फ्रॉम एकोनाइट टू जिंकम जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन आएगी वो हम दे सकते हैं। तो उससे कुछ हद तक उसकी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जिसके द्वारा कुछ हद तक उसकी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम भी घट जाएगी। इसलिए उसकी इनफर्टिलिटी क्योर हो सकती है, बहुतों की हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ सेक्स को एंजॉय करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग इरेक्शन चाहते हैं और लंबा ड्यूरेशन तक मेंटेन करना चाहते हैं। वो होम्योपैथी करा नहीं सकती, क्योंकि होम्योपैथी एक नेचुरल साइंस है जो कुछ नेचर कराती है। हमारी सही दवाई सिमिलिमम जो होती है उसी नेचुरल एक्ट को एनहांस करती है या सप्लीमेंट करती है। तो जो कुछ नेचुरल स्टेट में होना चाहिए इंसान में, उस स्टेट तक ही हमारी होम्योपैथिक दवाई ला सकती है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत देर तक चाहिए, तो फिर आपको अननेचुरल तरीके से चलना होगा। यानी फिर आपको जो सेक्स एनहांसिंग मेडिसिन्स हैं आयुर्वेदिक में या एलोपैथी में, तो फिर आप उनका सहारा ले सकते हो। तो वो फिर न बीमारी है न इलाज है, वो फिर आगे जाके आपको डैमेज करेंगी ही करेंगी। तो बेस्ट है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को सही दिशा में, पवित्रता की दिशा में मोड़ें। इस विषय पे सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जब समय हो उसी वक्त एक्ट करें।
और होम्योपैथी का जो सही सिमिल में वो लें, एक इस तरफ से सेटिस्फाइड रहें, तो फिर ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा विषय जो मैंने चुना और जो भी कुछ एक्सप्लेन किया वो इतना इजी नहीं है, समझना बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी मेरा काम आपको समझाना था। जब इसमें कुछ सवाल आएंगे तो उसके बाद मैं देखूंगा कि किस किस्म के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। धन्यवाद।